हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदर्श कृष्णा। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए या स्कूल एग्ज़ाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग है और इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है समझने में। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत ही लॉजिकल होते हैं। इस चैप्टर में रटने वाला एकदम नेग्लिजिबल है। ऐसे तो सब कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत रटने वाली सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो इसी चैप्टर के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग के, तो बॉन्डिंग मतलब क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? वो क्या करते हैं, एटम्स जो हैं वो अपने सिमिलर एटम्स या फिर डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें एक मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन हो और उससे वो स्टेबिलिटी गेन हो। ठीक है, इसीलिए वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट हमारा, एटम कंबाइंस together to form molecules because of following two reasons: to attain stability, to attain minimum energy state। देखिए ये दोनों जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो मिनिमम एनर्जी स्टेट होने से ये पता चल जाता है कि वो स्टेबल हो गया। कैसे? देखिए कि कभी भी कोई मॉलिक्यूल या सिस्टम का एनर्जी लो रहेगा, ठीक है, कम रहेगा, मतलब वो स्टेबल रहेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप बच्चों को देखते होगे तो वो एक जगह पर बैठना पसंद नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो इधर उधर घूमना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे बूढ़े लोगों को देखा होगा तो एक जगह पर बैठना ही प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी बहुत कम हो गया। ठीक है, उनके पास उतना एनर्जी नहीं है बच्चों के इतना। तो मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो स्टेबल है और बच्चे अनस्टेबल है। एग्जाम्पल देखते हैं हीलियम का। जो हीलियम है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे उसके एटम्स, लेकिन वो मॉलिक्यूल फॉर्म करके एग्जिस्ट करेंगे He2। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो जाए और मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन करें। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि ये दोनों आखिर होता कैसे है, मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन होता कैसे है या फिर स्टेबिलिटी कैसे गेन होता है, क्या कंडीशंस हैं इसके। ठीक है, तो कोई भी एटम स्टेबिलिटी तब गेन करेगा जबकि उसका ऑक्टेट फुल हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके जो आउटर शेल है, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुल हो जाएंगे, तभी वो मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो उसी का आंसर आप देखिए, बाई कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ एलिमेंट्स। ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड आइदर बाई शेयर और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई शेयर और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो हमने कहा कि स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट का फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, तो वो होगा कैसे? वो होता है कि जो उनके आउटर शेल है उनके पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो वो होता है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन दे के उनका ऑक्टेट फुलफिल कर लें, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मतलब कि अगर एक एटम ए है दूसरा एटम बी है तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा। इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बस अभी आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और भी आगे डिटेल डिस्कशन होगा इस पर। तो इसी को पढ़ते हैं, ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड आइदर बाय शेयर और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ विच सम इंटरेक्शन इज डेवलप एंड दैट इंटरेक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड है क्या? देखिए दो एटम्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो दोनों कंबाइन रहते हैं, और जो वही अट्रैक्टिव फोर्स है ना, और वो जो इंटरेक्शन है वही केमिकल बॉन्ड है हमारा। और केमिकल बॉन्ड हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। देख लेते हैं कौन से 3 तरीके के। पहला आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्लास 10th में ज़रूर थोड़ा सा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके लिए नया है और वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होगा, उसके लिए एक अलग चैप्टर ही बना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इस चैप्टर में हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का।
आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मतलब कि अगर ए और बी मिलकर, जो दो एटम्स है ए और बी मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ए अपना पूरा इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है और बी ले रहा है, या फिर बी दे रहा है ए ले रहा है, मतलब पूरा कोई एक इलेक्ट्रॉन रख नहीं रहा, एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो आउटर शेल के, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए दो एटम है, ठीक है, दो एटम, तो कोई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा दूसरे एटम को नहीं देता। वो क्या है, भाई तुम मेरा इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लो, हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड में होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी की एक फॉर्मेशन की देखेंगे कि कंपाउंड बनते कैसे हैं आयनिक बॉन्ड वाले, ठीक है। तो सबसे पहला कंपाउंड हम देख रहे हैं NaCl का। NaCl आपको सबको पता है कि ये सॉल्ट है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए 2,8,1, और क्लोरीन का है आपका 2,8,7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया रिएक्शन में सोडियम और क्लोरीन एटम को। सोडियम एटम के अराउंड उसके जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप डॉट या स्टार किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने क्लोरीन एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स स्टार के, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके डॉट और स्टार, ओके। अब इसमें क्या होता है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेगा। तो जब मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था सोडियम का 2,8,1, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया तो Na+ आयन बन गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 हो गया, ठीक है। 2,8 होने से क्या हुआ, इसको आप देखो, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लिया, एक मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन कर लिया, ठीक है। और क्लोरीन का क्या हुआ, पहले 2,8,7 था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में ले लिया, तो उससे क्या हुआ, 7+1, आउटर शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उससे उसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, जिससे कि उसने मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन किया और स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो इसी के बारे में एक डेफिनेशन है, देखिए, मीन्स एक स्टेटमेंट है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली नॉन मेटल को दे देता है, ठीक है। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो एक टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन्स दिया या फिर एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन्स लिया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, तो वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, दिए गए और लिए गए, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाई और ट्रांसफर्ड टू एन एटम इज़ नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करना, आपको सबसे पहले मेटल्स लिखना, मतलब मेटल का सबसे पहले आपको सिंबल लिखना है, फिर नॉन मेटल का। और तो आपको पता है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले आप मेटल को रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसके बाद आप नॉन मेटल्स को, ठीक है। तो यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। मान लीजिए आपको कोई भी एक एलिमेंट दिया गया है और आपको नहीं पता कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, आपको बस उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा। मान लीजिए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में, तो आप कैसे पता लगाओगे कि दोनों में कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए,
अगर कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर एंड करेगा 8,1, मतलब उसके आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा और कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और अगर आउटर शेल में 5, 6, 7 यानी 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो वो क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा जिससे कि उसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए और वो अनायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। मतलब बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अनायन। उसी पे एग्जांपल है, उसी पे बेस्ड एग्जांपल है। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए आपके पास एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, वाई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। तो एक्स का क्या है 2,6, वाई का 2,8,3। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे बेस्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए एक्स का कन्फिग्रेशन है 2,6, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उतना इलेक्ट्रॉन लेगा जिससे कि इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेने पे इसका ऑक्टेट फुलफिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जब 2 ले रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएंगे 2, ठीक है, -2 नेगेटिव चार्ज। तो एक्स का चार्ज कितना हो गया -2। अब वाई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2,8,3, इसका आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये उतना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ताकि इसके ऑक्टेट फुलफिल हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 3। जब 3 लूज़ कर देगा तो इसके जो आउटर शेल बचेंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, मतलब कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा वो आउटर शेल, ठीक है। तो ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा तो वाई पे +3 चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो वाई पे +3 चार्ज, एक्स पे -2 चार्ज, और ये जब बनेगा तो y2x3। अब देख सकते हो यहाँ पे ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है, ठीक है। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। पहला है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हो आप इसको, या तीसरा है लैटिस एनर्जी, ओके। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए हमने पिछले मतलब टॉपिक्स में देखे कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो क्या मेटल अपने आप ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है? जी नहीं, उसे हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ठीक है। तो जितना हम एनर्जी उस एलिमेंट को देते हैं ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, उसी एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, और ये सिर्फ गैसियस स्टेट में दिया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये गैसियस एटम से ही हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सॉलिड एटम से नहीं, ठीक है। इन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे अब देखिए एक रिएक्शन के रूप में समझाया गया है। सोडियम एक गैसियस फॉर्म में है, उसमें हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जो कि आयनाइजेशन एनर्जी है, तो उसने एक आयन का फॉर्मेशन किया Na+ और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए अगर आप एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाना चाहते हो तो आप सबसे आसानी से कब बना पाओगे? जब एनर्जी उसमें कम लगे, क्योंकि अगर जब उसे एनर्जी कम लगेगा उस रिएक्शन में तो आप बहुत आसानी से एनर्जी प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक कंपाउंड आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम रहेगा आयनिक कंपाउंड उतना आसानी से बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम उतने आसानी से एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे। अब देखिए जो सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे हमने बात किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं एल्यूमिनियम एटम से, एल्यूमिनियम के आइसोलेटेड गैसेस एटम से। उसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस किया गया, ठीक है। तो अब देखिए हमने एक एल्यूमिनियम का एलिमेंट लिया है गैसियस फॉर्म में जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,3, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। तो जब हम उससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसका नाम है IE1, ठीक है। तो जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने एक आयनाइजेशन एनर्जी दिया IE1, तो हमारा एक आयन बना Al+,
गैसियस फॉर्म में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,2। अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है एल्यूमिनियम एटम से, तो इसके लिए हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा Ie2, उससे फॉर्म होगा Al2+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,1। लेकिन आप अभी तक देख सकते हो कि अभी तक इस जो आयन्स बन रहे हैं उसके ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, इसलिए हमें अभी और भी इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ताकि उसके ऑक्टेट फुलफिल हो जाए और वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। ठीक है, तो हम एक लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस पर, जिसके लिए हमें देना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी 3। ठीक है, Ie3। उससे कौन सा फॉर्मेशन होगा? Al3 का फॉर्मेशन होगा गैसियस फॉर्म में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2,8, इसको ऑक्टेट फुलफिल हो गया। जो आउटर शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें कम्प्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस आयन ने मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन कर लिया और ये स्टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव मतलब कि आप जो एक एक करके दिए जा रहे हो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो एनर्जी दिए जा रहे हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगातार, ठीक है, वही है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। वो हमेशा बढ़ते जाता है। वो कैसे बढ़ता है आप समझिए। देखिए, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला किसी एटम से, तो वो आपके सबसे आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस से सबसे दूरी पे रहता है। ठीक है, तो उससे जब आप निकालोगे तो एक आयनाइजेशन एनर्जी दोगे। तो फिर आप देखिए, आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो आपके थोड़ा न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा, तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। उसी तरह जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और भी नज़दीक रहेगा, तो और उसके बीच में और भी स्ट्रॉन्गर फोर्स रहेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी 3 में। ठीक है, तो इसी कारण से जो आपका सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ करता जाता है। वही हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। देख सकते हो आप, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा एक आयन का फॉर्मेशन होता है, और उस आयन जो पॉजिटिव चार्ज रहता है तो कटायन हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि रेडियस ऑफ एटम इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटायन। मतलब जो आपका सोडियम एटम है उसका रेडियस सोडियम आयन से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। देख सकते हो 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा IE, चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम रहेगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसके बारे में अभी हम जस्ट और अच्छे से समझेंगे, अब बस स्टेटमेंट को देख लीजिए। अभी चेंज इन आयोनाइजेशन एनर्जी जब लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम रहेगा तो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। ध्यान से देख लीजिए, अभी हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम का ही हम जो इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस है वही दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, जब एल्यूमिनियम से हम जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रहे हैं। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रहे हैं। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथा एटम जब निकालते हैं तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है सब। ठीक है, तो अब हम चेंज देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का, और हम उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो अब देखो, जो IE1 है और IE2 उसका चेंज देखो, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो कि आपके कम है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम है, तो ये क्या कहता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। ये कंडीशन जो है लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये कहता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब देखते हैं दूसरे चेंज को, IE2 और IE3। ठीक है, IE2 IE3 ये दोनों के चेंज को जब देखिएगा तो इसका चेंज है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका भी जो चेंज है वो लेस देन है आपके 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये कंडीशन भी कह रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो मतलब कि Al+ से ज़्यादा स्टेबल आपका Al+2 रहेगा। ठीक है,
अब देखते हैं तीसरे चेंज के, IE3 और IE4 के बारे में, ठीक है। तो जब IE4 माइनस IE3 करोगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अब इसको कंपेयर करो, ये ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, और ये कंडीशन क्या कहता है, जब भी चेंज इन आयनाइजेशन एनर्जी आपका ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम रहेगा तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो मतलब कि Al+4 से Al+3 ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें बस इलेक्ट्रॉन यहीं तक निकालना है, ठीक है, Al+3 तक, उसके बाद नहीं निकालना है। तो ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी की बात। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी दिया जाता है, और इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे गैसियस एटम में, तो आपसे उस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो वही आपका स्टेटमेंट है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए आप यहाँ ध्यान रखिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, सॉलिड एटम नहीं, गैसियस एटम, इन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो वो एनर्जी, जब हम किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जो एनर्जी निकलेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखिए 2,8,7। अब ये स्टेबल नहीं है, जब हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8। तो ये स्टेबल हो जाएगा और एक एनर्जी निकलेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब क्या हुआ कि जो एक, मान लीजिए अब सिस्टम है तो उसका क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ तो मतलब एनर्जी डिक्रीज हुआ सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हुआ तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि आप ऑक्टेट भी फुलफिल हो गया तो स्टेबिलिटी जरूर गेन करेगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया इसके बारे में कि अगर सिस्टम से जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। मतलब सिस्टम का एनर्जी जितना ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज़्यादा होगा आपका जो आयनिक कंपाउंड है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं किसी गैसियस एटम में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलता है, एक एनर्जी निकलता है, मतलब कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन भी है। एक एक्सेप्शन है ऑक्सीजन, उसमें क्या होता है, रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें एनर्जी भी देना पड़ता है, एनर्जी वहाँ रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं उसके बारे में। आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2,6। तो उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो O- बचाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलेगा, ठीक है। फिर अब देखिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 2,7। अभी भी इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ, मतलब ये अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, तो हमें एक और इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा ताकि इसका ऑक्टेट फुल हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो जो O- है 2,7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसका, उसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हो जाएगा O2- और कन्फिग्रेशन 2,8। तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, मतलब स्टेबल हो गया। लेकिन जो ये वाला प्रोसेस है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ नहीं होता, मतलब एनर्जी रिलीज़ नहीं होता, हमें एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन ऑक्सीजन का आप जरूर याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियस ऑफ एटम इज़ लेस देन रेडियस ऑफ एन आयन। हमने जो पिछला टॉपिक था मतलब आयनेशन एनर्जी का, उसमें पढ़ा था क्या होता है कि रेडियस ऑफ एटम इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटायन, लेकिन यहाँ पे है रेडियस ऑफ एटम इज़ लेस देन रेडियस ऑफ एन आयन, ओके। अब देखते हैं लैटिस एनर्जी। देखिए लैटिस एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक और इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है बॉर्न-हाइपर साइकिल, जिसमें कि बॉर्न-हाइपर साइकिल में बताया जाता है लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। तो लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जब भी आप दो गैसियस आयन्स को मिला के एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाओगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। मैं फिर से आपको एक बार कहता हूँ, अगर आप दो गैसियस आयन्स को मिलाकर एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाओगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा
उसी एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। और इसको, इस डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में जितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा उसके गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। वही हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयंस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में हमें जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो कि रिएक्शन है Na+ गैसियस फॉर्म में, Cl- गैसियस फॉर्म में, और ये 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना रहा है NaCl। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया था ये आपको, कभी भी कंपाउंड या फिर सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होगा तो वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा अभी तक कि लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड का जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगा, मतलब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएगा और वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो वही है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल आयनिक कंपाउंड। अगर आपको स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाना है तो लैटिस एनर्जी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज़ होगा कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लैटिस एनर्जी आखिर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयंस और चार्ज ऑफ आयंस। कैसे डिपेंड करता है, देखिए साइज ऑफ आयंस पे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आयंस के साइज घटेंगे, मतलब कम रहेंगे, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर आयंस के साइज़ कम रहेंगे, आयंस के साइज़ घटेंगे, तो लैटिस एनर्जी का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर साइज़ बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी आयंस पे अगर चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर चार्ज घटा तो लैटिस एनर्जी भी घटेगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे NaCl, KCl, CHCl। ठीक है, तो देखिए अगर आप Na, K और CS पे चार्ज देखें तो सब में चार्ज, सब एक ग्रुप के हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो सब पे चार्ज +1 है। साइज़ देखिए, साइज़ अब जब देखेंगे तो Na सबसे छोटा है, फिर K उससे थोड़ा बड़ा है और CS उससे थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा है। ग्रुप से आप जैसे भी डाउन जाइएगा ग्रुप में तो साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा CS है, उससे छोटा K है, उससे छोटा Na है। और Cl का देखते हैं हम, Cl क्या है, सब Cl है तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, साइज़ भी सेम रहेगा। तो जो कंपैरिजन करने का हमारे पास बचा वो है Na, K और CS का साइज़। तो देखिए CS का साइज़ सबसे बड़ा है, K का साइज़ उससे छोटा है, Na का साइज़ उससे छोटा है। तो ये क्या बताता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जिसका साइज़ छोटा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा। मतलब Na का साइज़ सबसे छोटा है तो उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, और K का साइज़ उससे बड़ा है तो थोड़ा उससे कम रहेगा। लेकिन CS से साइज़ छोटा है K का, मतलब पोटेशियम का, तो उसका KCl का लैटिस एनर्जी CHCl से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन जो अभी नीचे है, सेकंड और थर्ड, आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों कंपाउंड में Cl है, मतलब Cl पे चार्ज और साइज़ दोनों सेम है, तो उसके बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते इन तीनों कंपाउंड्स का। तो हमारे पास बचा NaMgAl। तो अब देखो ये जो तीनों आपको दिए हुए हैं एक पीरियड के हैं, मतलब साइज़ में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो साइज़ से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, साइज़ नियरली सेम है। तो अब हम जाते हैं चार्ज पर। अब देखिए Na का चार्ज कितना है, Na का चार्ज होता है +1, Mg का +2 और Al का +3। और अभी हमने पढ़ा है कि लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा।
तो Al पे +3 है तो सबसे ज़्यादा चार्ज इस पे है, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी इसका होगा, फिर इसका होगा, ठीक है, MgCl2 का, और सबसे कम NaCl का। अब आते थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें एक एटम तीनों कंपाउंड में सेम है, Ag मतलब सिल्वर सेम है। तो देखिए यहाँ पे सेम है, तो इस बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते तीनों कंपाउंड में, तो हम करेंगे Cl, Br और I, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में चार्ज भी सेम है -1, क्योंकि वो तीनों एक ही ग्रुप के हैं, तो चार्ज के बेसिस पे भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचा, साइज़ का फैक्टर बचा, तो साइज़ पे ही हम डिसाइड करेंगे कि इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा या कम। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे पहले ग्रुप में क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जैसे आप ग्रुप में डाउन जाइएगा तो एटम्स के साइज़ बढ़ते हैं, मतलब आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। और हमको पता है कि लैटिस एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़, मतलब जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा रहेगा उसका लैटिस एनर्जी सबसे कम रहेगा। तो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है तो AgI का लैटिस एनर्जी सबसे कम रहेगा, ठीक है। उस तरह Cl का सबसे छोटा है तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी इसी का रहेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आखिर किस बेसिस पर आयनिक कंपाउंड एक एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो जैसा कि हम देखा कि आयनिक बॉन्ड का जब फॉर्म होता है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके लिए हमें आयनेशन एनर्जी देना पड़ता है। जब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमें आयनेशन एनर्जी देना पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एक नॉन मेटल गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो उस समय एनर्जी रिलीज होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और यही प्रोसेस बनता है आपका NaCl, और इस पूरे प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो देखो कंडीशन ये है कि आयनेशन एनर्जी शुड बी लेस देन सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। देखिए आप इसको इस तरह समझ सकते हो, आयनेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमने दिया, मतलब एक आप सिस्टम मान लो कोई भी, ठीक है, उसमें हमने एक एनर्जी दिया आयनेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो उस सिस्टम से रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम जितना एनर्जी दिए हैं सिस्टम में उससे ज़्यादा एनर्जी उसे निकलना चाहिए सिस्टम से, ठीक है। तो अगर ज़्यादा एनर्जी निकलेगा तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन करेगा, मतलब सिस्टम का टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो यही है कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनेशन एनर्जी शुड बी लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, मतलब हमने जितना एनर्जी दिया वो कम होना चाहिए जितना एनर्जी निकला, मतलब कि देने से ज़्यादा एनर्जी निकलना चाहिए सिस्टम से, तभी वो मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में। इस प्रॉपर्टीज़ तो आप सभी ने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा आयनिक कंपाउंड का, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। फिजिकल स्टेट, जो आयंस होते हैं या फिर चार्जेस होते हैं कंपाउंड में, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से आयनिक कंपाउंड आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। जो सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई ही रहेगा, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड इज़ नॉन डायरेक्शनल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट्स में क्या होता है, जो आपके चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से मतलब बंधे हुए होते हैं, तो वो चार्ज का कंडक्शन नहीं हो सकता, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इस सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़ीरो है। और आपका जो मोल्टन फॉर्म है सॉल्यूशन स्टेट, उसमें क्या होता है, चार्जेस फ्री हो जाते हैं, आयंस फ्री हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो पाता है जो कि बहुत हाई रहता है, क्योंकि सॉल्यूशन स्टेट में चार्जेस पूरे कम्प्लीटली फ्री होते हैं, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन फॉर्म में हाई रहता है। सॉल्यूबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर, अल्कोहल। जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं, वाटर या अल्कोहल है या फिर इसके अलावा भी जितने भी पोलर सॉल्वेंट है, उसमें आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और
नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग में हैं, ठीक है। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।